Hello friends, today we are going to solve MPSC 2012 मेंस पेपर 1। बेसिकली इसमें 6 सब्जेक्ट्स है: स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल्स, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डीएसएस और सीपीएम पार्ट। सो हम सीक्वेंस वाइज ही जाएंगे पेपर के। यहाँ पेपर एनालिसिस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। Starting with building materials, first question is in residential building kitchen should have fill in the blank aspect. So basically यहाँ पे kitchen कौन से direction में होना चाहिए ये पूछा है। So we know कि building planning के 12 प्रिंसिपल होते हैं, उसमें से एस्पेक्ट ही फर्स्ट प्रिंसिपल है। एस्पेक्ट में क्या होता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी रूम होनी चाहिए, ये हम एस्पेक्ट इस प्रिंसिपल से डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम एस्पेक्ट डायग्राम रेफर करेंगे। So here we consider 8 directions: north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest. नॉर्थ डायरेक्शन में रीडिंग रूम, स्टडी रूम, क्लासरूम ये होना प्रिफरेबल होता है। ईस्ट डायरेक्शन में किचन प्रिफरेबल है। साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लिविंग रूम, डाइनिंग रूम ये स्टैंडर्ड ने डिसाइड किया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा रूम होना प्रिफरेबल है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम, नॉर्थ डायरेक्शन में क्लासरूम। सो अब ये ऐसे डायरेक्शन में क्यों हमने डिसाइड किया है, फिर एस्पेक्ट प्रिंसिपल में ऐसा क्या खास बात है? तो वो ये है कि हम लोग जो भी हमारे नेचुरल कंफर्ट्स है लाइक विंड, एयर, सनशाइन, वाटर, फायर, ये जो भी नेचुरल चीजें हैं हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, इसलिए ये एस्पेक्ट डायग्राम बनाया गया है। ये वास्तु शांति के हिसाब से ये एक डायग्राम है जिसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एयर ऐसा बताया गया है। सो बेसिकली ये एस्पेक्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं लाइक पूजा रूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर वॉशरूम कौन से डायरेक्शन में प्रिफरेबल है। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग किचन शुड हैव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 विच इज ईस्टर्न डायरेक्शन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी मेजर्ड बाय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी एक प्रॉपर्टी है फ्रेशली मिक्स्ड कॉन्क्रीट की जो हमें बताती है कि कितने इजीली हम कॉन्क्रीट को मिक्स कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग उसकी होमोजेनिटी। सो ये मिक्सिंग और प्लेसिंग आर 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट इन वर्केबिलिटी। तो अब इसके लिए बहुत सारे टेस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्लम्प टेस्ट, फ्लोटेबल टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर। टेस्ट के लिए स्लम्प कोन लगता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, केली बॉल टेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, केली बॉल टेस्ट और ऑल द अबव। सो इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन ऑल द अबव, क्योंकि ये सभी टेस्ट हमें लगती है। अब आपको इसके लिए जो भी शॉर्ट नोट्स लग रहे होंगे वो मैंने इंस्टाग्राम पे civil_concept_777 civil_concept_777 यहाँ पे अपलोड किए हैं। इसके जो भी शॉर्ट नोट्स है लाइक ये टेस्ट के नाम एंड ऑल, तो आप यहाँ पे जाके इसे फॉलो कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर अ रेक्टेंगुलर रूम बेटर प्रोपोर्शन इज टू अडॉप्ट लेंथ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। नाउ फॉर दिस देर इज नो मतलब परफेक्ट आंसर ऐसे कुछ नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो भी रूम्स के डायमेंशंस है वो। तो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉज रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ड्राइंग रूम का एरिया 4200 to 4800 इन टर्म्स ऑफ mm मिनिमम टू मैक्सिमम 5800 to 7200 mm होना चाहिए। इन फिगर्स का रेशियो लिया, सो फ्रॉम दैट आई कम टू नो कि रेशियो 1.2 to 1.5 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी आप दो फिगर्स का
रेशियो ले तो आपको 1.2 फिगर तो आ जाएगा, बट मैक्सिमम ये 1.5, यहाँ पर 1.2 के दो ऑप्शन है, 1.2 टू 1.7 और 1.2 टू 1.5। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया जाए या ऑप्शन 3। तो 1.2 टू 1.5 ये इस पर से कंफर्म होता है कि यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि बेडरूम कंसिडर कीजिए या फिर किचन कंसिडर कीजिए। तो इसमें अगर हम रेशियो ले 39/25 का, तो ये 1.5 के आसपास आता है। तो इससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है ऑप्शन 3, 1.2 टू 1.5। क्वेश्चन नंबर 4, द लैबोरेटरी slump test result of the fresh concrete is between 25 to 50 mm. The degree of workability of such concrete is. So मैंने यहाँ पर अभी सेकंड क्वेश्चन में वर्केबिलिटी क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है इसके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। फॉलो civil_concept_777, यहाँ पर आपको सब शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी स्लम्प वैल्यू 25 टू 50 mm रही, तो फिर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें स्लम्प वैल्यू, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये 3 कॉलम्स आप देख सकते हैं। अगर स्लम्प वैल्यू 0 रही तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो रहेगी और कंसिस्टेंसी मॉइस्ट अर्थ। स्लम्प वैल्यू 0 है मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हमें कुछ भी स्लम्प नहीं मिल रहा है। ये स्लम्प वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम 38 mm एग्रीगेट साइज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि अगर 25 से 50 mm ये स्लम्प वैल्यू है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगी? तो स्लम्प वैल्यू 25 टू 50 mm के लिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो होती है। इस टेबल से हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है वेरी लो, लो, मीडियम, हाई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी विल बी लो फॉर द स्लम्प वैल्यू ऑफ 25 to 50 mm. So please refer this table I have provided on Instagram. This is very important. That's all. Fifth question is black cotton soil is a product of decomposition of. नाउ ये है स्टोन। इस टॉपिक से, बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पर इस टॉपिक में हम कुछ भी स्पेसिफिकली बता ही नहीं सकते कि लाइक ये थ्योरी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा। सो ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, बेसाल्ट और ब्लैक कॉटन सॉइल ये दोनों सेम लोकेशन पे हमें मिलते हैं। बेसाल्ट ये हार्ड और टफ रॉक है जिसके डिकम्पोजिशन से हमें ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। Moving to the next question, the strength achieved by a brick depends on. So ये brick इस टॉपिक से है बिल्डिंग मटेरियल के। फर्स्ट ऑप्शन इज कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ में आता है एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन और मैग्नीशिया। एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक अर्थ को, जिससे हम कोई भी शेप या फिर साइज में मोल्ड कर सकते हैं ब्रिक को। सिलिका क्रैकिंग और श्रिंकेज प्रिवेंट करता है ब्रिक में, और लाइम भी सेम क्रैकिंग और श्रिंकेज प्रिवेंट करता है ब्रिक में। ऑक्साइड ऑफ आयरन इज यूज टू फ्यूज लाइम एंड सिलिका। लाइम और सिलिका के फ्यूजन के लिए ऑक्साइड बर्निंग के टाइम पे फ्यूजन ऑफ लाइम और सिलिका का काम करता है, जिसकी वजह से ब्रिक को स्ट्रेंथ मिलती है। और मैग्नीशिया ये येलोइश कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक को। सो इन शॉर्ट ये सभी बहुत, इनका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक अर्थ में, लाइक एल्यूमिना का कंटेंट, सिलिका का, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशिया। सो अगर हम देखें स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय अ ब्रिक डिपेंड्स ऑन, तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इनमें से किसी का भी कंपोजिशन कम ज्यादा होता है तो ब्रिक के स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन इज नेचर ऑफ मोल्डिंग अडॉप्टेड। सो इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का सीक्वेंस होता है, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले,
मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले तो ठीक है, क्ले को हम बनाते हैं। मोल्डिंग में क्या होता है, मोल्डिंग में हम एक कुछ तो प्रॉपर शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं ब्रिक को। मोल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ब्रिक में ये जो छोटा सा इंटेंडेशन मार्क होता है, फ्रॉग जिसे हम कहते हैं, विच एक्ट्स एज शेयर की बिटवीन द मोल्डर एंड द ऊपर वाला जो भी हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे उसके बीच में एज अ शेयर की एक्ट करता है। सो मोल्डिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोल्डिंग के दो टाइप्स है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में भी दो टाइप्स है, ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग और प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और ड्राई क्ले मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग में वो फ्रॉग नहीं होता है जो मैंने अभी इंटेंडेशन मार्क बताया, ये जो फ्रॉग होता है ब्रिक का, ये ग्राउंड मोल्डिंग में नहीं होता है, तो उसके वजह से वो बराबर से कॉम्पैक्ट नहीं करके रख सकता है स्ट्रक्चर को। टेबल मोल्डिंग में फ्रॉग होता है, प्लास्टिक क्ले और ड्राई क्ले इसमें भी फ्रॉग होता है, ये तो मशीन मोल्डिंग है। ऐसा रिजल्ट से पता चलता है कि मशीन मोल्डिंग ये बेटर है एज कम्पेयर टू हैंड मोल्डिंग। सो सेकेंड ऑप्शन इज नेचर ऑफ मोल्डिंग अडॉप्टेड। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप ग्राउंड मोल्डिंग ले रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की कम होगी, मशीन मोल्डिंग ले रहे हो तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो नेचर ऑफ मोल्डिंग अडॉप्टेड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अचीव गुड स्ट्रेंथ फॉर ब्रिक। नाउ थर्ड ऑप्शन इज बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस। बर्निंग क्यों करते हैं हम ब्रिक में, तो उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिड्यूस करने के लिए बर्निंग किया जाता है और उससे स्ट्रेंथ एक्वायर होता है ब्रिक को। बर्निंग टेम्परेचर होता है 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। नाउ बर्निंग का क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेंथ पे, अगर ओवर बर्न हो गया, बहुत ज्यादा बर्न कर दिया हमने ब्रिक को, तो ब्रिक हार्ड बन जाएगा और ब्रेक हो जाएगा इजीली। और अगर अंडर बर्न रह गया ब्रिक, मतलब अच्छी तरह से बर्न नहीं हुआ, तो हमारा ब्रिक सॉफ्ट रहेगा और इट कैन नॉट कैरी डिजायर्ड लोड, मतलब जितना लोड चाहिए उतना लोड वो नहीं सह पाएगा। तो इसलिए बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस जो भी होती है ब्रिक की एक्वायर, जो भी प्रोसेस हम एक्वायर करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है एक प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। Seventh question is capacity of concrete to bear imposed stresses safely is called as. So इसे हम ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। shear strength, we know shear strength is जो कि shear कैपेसिटी बताएगा हमको कंक्रीट की। ड्यूरेबिलिटी इज जो कि रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन या फिर एब्रेजन, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन को रेजिस्टेंस होता है वो हम ड्यूरेबिलिटी इस प्रॉपर्टी में देखते हैं। और रेजिस्टेंस में भी वही आएगा कि कंक्रीट कैसे रेजिस्ट करता है इन एनवायरमेंटल कंडीशंस को। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही डिटरमाइन करती है कंक्रीट की इम्पोज्ड स्ट्रेसेस को बेयर करने की कैपेसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Eighth question is state whether the following statements are true or false. First statement is consistency test is used to determine the percentage of water required for preparing cement paste. कंसिस्टेंसी सीमेंट पेस्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें हम कंसिस्टेंसी निकालने के लिए वैकेट अपरेटस यूज करते हैं। इसमें जब वैकेट प्लंजर सीमेंट पेस्ट में 5 mm to 7 mm जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड, तो उसे हम कंसिस्टेंट सीमेंट पेस्ट बोलते हैं। ये हम कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हम इसलिए निकालते हैं कि हमारे सीमेंट पेस्ट में वाटर की क्वांटिटी कितनी है ये निकालने के लिए हम कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करते हैं। अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो गया तो हमारा सीमेंट पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, उसमें ब्लीडिंग होगा। और अगर लेस वाटर रहा तो ड्राई मिक्स बनेगा जो कि प्रिफरेबल नहीं है। तो कंसिस्टेंट सीमेंट के लिए IS कोड 4031 से हमने रेफर किया है कि 5 mm to 7 mm वैकेट प्लंजर फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करना जरूरी है, और कंसिस्टेंसी से हमें क्या मिलता है, कितना परसेंटेज वाटर है सीमेंट पेस्ट में, और इसके लिए वैकेट एपरेटस इज यूज डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए इज ट्रू और स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू।
ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज। सो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? तो ड्यूरेबिलिटी वो एक एबिलिटी है मटेरियल की टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन। जो भी बाहर से फिजिकल वेदरिंग हो चाहे केमिकल वेदरिंग हो, ये वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करना और केमिकल अटैक या फिर एब्रेजन या फिर जो भी कंडीशन में है हमारा स्ट्रक्चर, तो कोई किसी भी कंडीशन में वो कैसे रेजिस्ट कर रहा है वेदरिंग एक्शंस को या फिर डिटेरियोरेशन को लॉन्ग लाइफ तक, ये हम उसके ड्यूरेबिलिटी पे से बता सकते हैं। सभी एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट कितना स्टिफ हमारा स्ट्रक्चर रह सकता है, ये ड्यूरेबिलिटी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन ये है कि रेजिस्टेंस टू क्रशिंग विच इज करेक्ट, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, sorry crushing, no, it is not the resistance to crushing, it is only the resistance to weathering action. So option 2 is correct. Next is seasoning of timber means. Seasoning of timber means. So ये बिल्डिंग मटेरियल्स के टिम्बर इस टॉपिक से आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी ईयर इसका क्वेश्चन होता है। सो इस टिम्बर के मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं इंस्टाग्राम पर, civil_concept_777. Please follow and check the notes over there. टिम्बर जो है हमको ट्री से मिलता है, ओके। तो इसकी प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होता है? तो पहला होता है फेलिंग ऑफ ट्री। फेलिंग ऑफ ट्री मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस है ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग मस्ट बी डन। कटिंग किस तरह से होना चाहिए कि जब ट्री की ने सफिशिएंट मैच्योरिटी उसको आ गई है तभी कट करना चाहिए। अगर हमने ओवर मैच्योर ट्री क्या होता है ना, जिसमें एक्सेस ऑफ डिकेड पोर्शन होता है, और अंडर मैच्योर ट्री होता है जिसमें एक्सेस ऑफ सॉफ्ट वुड होता है। तो इसलिए सफिशिएंट मैच्योरिटी जब अटेन करता है ट्री तभी हमने कटिंग करनी चाहिए ट्री की। ऑप्टिमम एज है कटिंग की 50 to 100 years of tree. This is the optimum age which is followed for cutting of trees. अब सेकेंड प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द टिम्बर। जैसे ही हम कट करते हैं टिम्बर को, उसमें बहुत सारा पानी होता है या फिर मॉइस्चर होता है जो कि सेल वॉल्स में और सेल कैविटीज में भरा होता है, तो इसलिए उसका ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीजनिंग में हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं टिम्बर का, और इसके आर्टिफिशियल मेथड्स है सीजनिंग के, जो कि है बॉइलिंग, वाटर सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग और क्लीन सीजनिंग। So here options are seasoning of timber means removing the moisture content, reducing the weight of timber, both 1 and 2 or none of the above. So we know कि seasoning of timber मतलब removing the moisture content है ही, तो हम तो ऑप्शन 1 पिक करेंगे ही। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि reducing weight of timber भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम अभी टिम्बर को ड्राई कर रहे हैं तो उसका वेट भी रिड्यूस होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, पर यहाँ स्पेसिफिकली पूछा है कि सीजनिंग मतलब क्या? तो सीजनिंग मतलब इट इज स्पेसिफिकली रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। दिस इज वन न्यूमेरिकल फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स। Fill in the blanks is the quantity of fine aggregates required per 50 kg of cement of M1. This should not be M150. This is M15 grade of concrete, in which ratio of cement to fine aggregates to coarse aggregate is given 1:2:4. तो cement, fine aggregate, coarse aggregate, इसका रेशियो है 1:2:4। तो जब भी हमें कोई भी क्वांटिटी, चाहे सीमेंट हो, फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, किसी की भी क्वांटिटी जब हमको निकालना हो तो हम पहले उसका पार्ट लेते हैं। लाइक हमको सीमेंट का अगर क्वांटिटी निकालना है तो हम 1 पार्ट ऑफ सीमेंट आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 4 + 2 + 1 मीन्स आउट ऑफ टोटल। ये जो रेशियो में जो फिगर्स है इनकी टोटल करना, सो विच विल बी 7। तो आउट ऑफ 7 1 पार्ट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक फिगर आती है जो कि है 1.54। ये लर्न करना फिगर, क्योंकि बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी कि ये फिगर कैसे आई। सो 1.54 इज वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट।
1.54 ये वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है जो कि है क्यूबिक मीटर में। ये 1.54 वॉल्यूम कैसे आया? मीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर प्लस 1 क्यूबिक मीटर इंटू 0.54। ये 54% ऑफ वॉइड्स है। 54% कैसे है वॉइड्स के? तो सैंड के 20% और एग्रीगेट्स के 34% वॉइड्स, इन दोनों की टोटल की तो 54% वॉइड्स आते हैं। सो यहाँ पर ये 1.54 फिगर लर्न याद रखो और डायरेक्ट 1.54 से मल्टीप्लाई करना, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.22 क्यूबिक मीटर। तो सीमेंट का क्वांटिटी होगा 0.22 क्यूबिक मीटर अगर हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट अज्यूम करते हैं तो। और इसी की तरह हम फाइन एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकालेंगे। फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 पार्ट्स दिए हैं फाइन एग्रीगेट के, तो 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.54, तो इससे हमको आ गया 0.44 ये फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी। हमने अभी यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकाली जो 0.22 क्यूबिक मीटर है, पर हमको केजी में पूछा है, तो केजी में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस 0.22 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 316.8 केजी सीमेंट। पर हमको बताया गया है कि पर 50 केजी ऑफ सीमेंट ये वैल्यू निकालनी है, तो ये डायरेक्टली इंटरपोलेशन किया है मैंने यहाँ पर। 316 केजी सीमेंट के लिए 0.44 क्वांटिटी होती है फाइन एग्रीगेट्स की, तो 50 केजी सीमेंट के लिए कितनी क्वांटिटी होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको फाइन एग्रीगेट्स की क्वांटिटी केजी में इस तरह से पता चल जाएगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.44 डिवाइडेड बाय 316 विच विल बी 0.07 kg. So correct option for this question is fourth option which is 0.07 kg. सो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जिसकी भी हमको क्वांटिटी निकालनी है उसके कितने पार्ट्स है वो लिखना, डिवाइडेड बाय जो भी रेशो दिया है उन सब की यहाँ पे टोटल लिखना और मल्टीप्लाई करना 1.54 से। इससे हमारा आंसर आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। और अगर उस क्यूबिक मीटर को केजी में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 1440 से, इससे हमारा आंसर आ जाएगा केजी में। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर इज, अभी मैंने 10th क्वेश्चन में बताए आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ सीजनिंग, तो उसमें बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग और वाटर सीजनिंग और किल्न सीजनिंग, ये 5 मेथड्स मैंने बताए थे। तो इसमें से बॉइलिंग, केमिकल और वाटर सीजनिंग ऑप्शंस में है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लैटेराइट इज यूज्ड इन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें स्टोन ये लेसन रेफर करना पड़ेगा जिसमें सब स्टोन्स के क्या क्या यूजेस है, कहाँ से वो ओरिजिन होते हैं, कौन से रॉक से वो डिकम्पोज होते हैं, ये सब दिया है। तो इसकी हिस्टोरिकली जो लैटेराइट होता है ये मोन्यूमेंटल बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते थे। ये बेसिक है लैटेराइट की इंफॉर्मेशन की हिस्टोरिकल मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स के लिए लैटेराइट यूज करते थे। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस से इसका आंसर निकालेंगे। कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, फायर रेजिस्टेंस वर्क्स, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स। तो हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए तो लैटेराइट नहीं यूज होगा, क्योंकि लैटेराइट जब सॉइल की मतलब बिलो ग्राउंड लेवल होता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पर वो जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के प्रेजेंस में आता है तो वो थोड़ा हार्ड होते जाता है, पर इतना भी हार्ड नहीं होता कि वो हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए यूज हो। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अगेन फायर रेजिस्टेंस वर्क्स के लिए भी लैटेराइट यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मेटामॉर्फिक रॉक है। और थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स के लिए भी लैटेराइट नहीं यूज करते। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स। और वैसे भी लैटेराइट मोन्यूमेंटल बिल्डिंग के लिए यूज होता था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स। इन मीडियम कार्बन स्टील कार्बन कंटेंट वेरीज फ्रॉम, सो इसके लिए हम एक टेबल रेफर करते हैं। टाइप ऑफ स्टील और परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन। डेड माइल्ड स्टील में लेस देन 0.15% कार्बन होता है, माइल्ड स्टील में 0.15 से 0.8% कार्बन होता है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 to 0.8 और हाई कार्बन स्टील में 0.8 to 1.5। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी जो है माइल्ड स्टील की 800 से
1200 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर और हाई कार्बन स्टील की 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर। जैसे जैसे स्टील का कार्बन कंटेंट यहाँ बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए हमें दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है 0.25 to 0.6, 0.1 to 0.25, 0.6 to 0.75 और 0.75 to 1। मीडियम कार्बन स्टील में यहाँ पर कार्बन कंटेंट है 0.3 to 0.8। सो हमारा इसके लिए हमारे आसपास जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो 0.25 to 0.6%। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट विल बी फर्स्ट। Moving to the next question, lightweight concrete is also known as. Moving to the next question, lightweight concrete is also known as. So this question is from concrete topic of building materials. Here I have drawn one table of classification of concrete. So classification of concrete is done in classification of concrete is done based on binding material which is used, based on strength, density, method of placement and perspective specification. So if binding material is cement, it is cement concrete, lime concrete and gypsum concrete are the three types of concrete. And if strength is considered, low strength concrete, medium strength concrete and high strength concrete. Low strength concrete has strength less than 20 Newton per mm square. Medium concrete has 20 to 40 Newton per mm square strength, while high strength concrete is having more than 40 Newton per mm square strength. Based on density, lightweight concrete, dense concrete and heavy concrete are the types of concrete. Lightweight concrete has density 500 to 800 kg per meter cube. Dense concrete has density 1800 to 2500 kg per meter cube, while heavy concrete has high density which is 2500 kg per meter cube. Depending on the method of placement, the classification is cast in situ and precast, while perspective specification M10, M15, M20 and M25. So we will go through the options first. Low concrete, lean concrete, transparent concrete and cellular concrete. Lightweight concrete comes under the classification of dense, low density concrete. Low density means it is having less weight. So it will come under cellular concrete because cellular concrete has small holes which decreases the weight of concrete. So the correct option will be cellular concrete. Now the last question is, the process of tempering is applied to steel in hardening process for improving. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील में डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इंड्यूस करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं स्टील को। तो पहली प्रोसेस होती है हार्डनिंग। हार्डनिंग में स्टील को हीट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सो दैट उसमें डिजायरेबल हार्डनेस हम ला सके। सेकेंड प्रोसेस होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग में स्टील ऑलरेडी जो हार्डन स्टील है उसको फिर से हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे सो दैट उसमें डक्टिलिटी इंप्रूव हो। थर्ड है एनिलिंग। एनिलिंग हम लोग कोई भी मेटल को कर सकते हैं, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि स्टील पे ही किया जाए, जबकि हार्डनिंग और टेम्परिंग स्टील के लिए प्रिफरेबल है। सो एनिलिंग कोई भी मेटल के ऊपर हम कर सकते हैं, कोई भी मेटल को ये एनिलिंग ये हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एनिलिंग में हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं मेटल का बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। एनिलिंग में क्या होता है, जो भी एंट्रैप्ड गैसेस है वो निकल जाती है, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करता है और सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी देता है मेटल को, सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में स्टील को हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। सो हमारा क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज अप्लाइड टू स्टील इन हार्डनिंग प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेम्परिंग में क्या हो रहा है, डक्टिलिटी तो इम्प्रूव हो ही रही है, स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है और रफनेस भी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल द अबोव।
सो 16th क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन.